हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे और टॉपिक कवर होने के बाद हम इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि हमें डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, फंडामेंटल राइट से तो हमें हमारे अधिकारों का पता चलता है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो वहीं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनसे हमें पता चलता है कि हम नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो वहीं जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी राज्य को क्या करता है, गाइड करता है, राज्य को डायरेक्शन बताता है कि राज्य किस प्रकार एक कल्याणकारी न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करेगा। तो फुल डिटेल के साथ हम दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे और इसके एमसीक्यू भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में जब दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे तो हम इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे और संविधान संशोधन पे मैंने क्लास लिया है, तो आप वो क्लास भी आप देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वे दिशा निर्देश हैं जो राज्यों को अपने नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी राज्य को गाइड करता है, उसे डायरेक्शन बताता है कि राज्य किस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। डीपीएसपी हमारे जो संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक में क्या डीपीएसपी दिया गया है। कुल जो इसमें आर्टिकल है वो कितने हैं? कुल आर्टिकल इसमें 16 हैं। इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? जो डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और मैं आपको और बता दूं कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड का भी अपना एक खुद का लिखा हुआ नहीं है डीपीएसपी। आयरलैंड ने भी इसे कहीं से उधार लिया है, किसी और के संविधान से लिया है। आयरलैंड ने जो लिया है ये इसने स्पेन के, जो स्पेन है, स्पेन के जो संविधान है वहाँ से उसने भी इसको कॉपी किया है, ठीक, आयरलैंड ने, और आयरलैंड से हमने लिया है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना, कमजोर वर्गों का संरक्षण और कल्याण करना, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये डीपीएसपी के उद्देश्य हैं। इनको क्या अभी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल के साथ। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह न तो न्यायालय द्वारा लागू करवाए जाते हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जाते, लेकिन कानून बना के इसे संसद अगर चाहे तो कानून बना के इसे लागू कर भी सकती है। ठीक है, ये राज्य के दिशा निर्देश हैं। राज्य के लिए क्या है? एक गाइडलाइन है। ये राज्य को नीतियाँ बनाने में सहायता करता है। क्या राज्य को गाइड करता है? कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या राज्य को ये गाइड करता है? इनका उद्देश्य नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। और डीपीएसपी क्या जो न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि डीपीएसपी न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि ये राज्य के लिए एक दिशा निर्देश है, एक गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, इसलिए न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि परिवर्तनीय नहीं है, मतलब हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जैसे हाँ, अगर हमारे फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम केस कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्योंकि राज्य के लिए एक दिशा निर्देश है, राज्य को एक गाइड करता है, तो हम इसके बेस पे क्या हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ये न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके महत्व क्या है? डीपीएसपी भारतीय संविधान की आत्मा माने जाते हैं। ये शासन को समाजवादी और कल्याणकारी दिशा देते हैं। ये मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर संतुलित समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या हमारा जो संविधान है उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी ये हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ना ही से कहीं परिभाषित किया गया है। इसे जो हम पढ़ते हैं इसे आसान बनाने के लिए, ठीक है, इसे पढ़ने के लिए इस तरह से इसका वर्गीकरण किया है। किसने किया? विद्वानों ने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, विद्वानों ने इसका वर्गीकरण किया है। लेकिन क्या कि ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा हुआ नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी हमारा संविधान में लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। इसे विद्वानों द्वारा लिखा गया है। क्यों? ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसलिए क्या इसको इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसका किया है। कभी एग्जाम में पूछ दे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी जो हम पढ़ते हैं क्या वो संविधान में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है।
इसको तीन इसका तीन क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। पहला कौन सा है? गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है समाजवादी सिद्धांत, तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। तो पहला गांधीवादी सिद्धांत में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन करना, खादी ग्रामोद्योग का प्रोत्साहन, मद्यपान एवं नशीले पदार्थों पर रोक, गोवंश की रक्षा, बुनियादी शिक्षा का प्रबंध, कृषकों, श्रमिकों तथा कमजोर वर्गों का कल्याण करना। ये तो गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक। फिर हम देखते हैं समाजवादी सिद्धांत क्या है। समाजवादी सिद्धांत में संसाधनों एवं उत्पादन के साधनों का समान वितरण करना, धन के संकेंद्रण की रोकथाम करना, सभी को काम का अधिकार, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान वेतन, श्रमिकों की सहभागिता प्रबंधन में, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना, सबके लिए सामाजिक सुरक्षा। फिर उदारवादी सिद्धांत क्या क्या है? जैसे शिक्षा का प्रसार, समान नागरिक संहिता, सभी को समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता, संस्कृति की स्वतंत्रता, स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकता का विकास। तो ये सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है। अब इसको क्या हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल्स जो हम पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, इन्हीं को ही क्या है, इन्हीं जो ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक, इन्हीं आर्टिकल्स को क्या इन सिद्धांतों में क्या वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो हम एक एक करके अब हम आर्टिकल्स देखते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या है कि इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, राज्य से तात्पर्य भारत के संघ या उसके किसी भाग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 36 में जो राज्य है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में कौन कौन शामिल है। जो हम बार बार राज्य राज्य करते रहते हैं, हम पूरे संविधान में, हम जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी हम राज्य पढ़ते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य इस आधार पर हमें हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो राज्य क्या है, ठीक है, कि राज्य में कौन कौन शामिल है। तो राज्य के आर्टिकल 36 में क्या राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में कौन कौन शामिल है। राज्य में कौन कौन शामिल है? संसद है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक, और लोकल बॉडीज़ है, ट्रिब्यूनल्स है। लोकल बॉडीज़ में से पंचायत और नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका, ट्रिब्यूनल्स है, और जो हमारे जो सरकारी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एनजीओज़ है, जो गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग है, मतलब जो भी जहाँ भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है या फिर गवर्नमेंट ने फंडिंग की है, ठीक, वो क्या राज्य की परिभाषा में शामिल है, ठीक है। जो हमारा फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 12 है, जो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 12 है, उसमें जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वही क्या सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में भी दी गई है। कई बार क्या मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि मैंने जो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा पढ़ी है और आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, क्या ये दोनों अलग अलग है? तो नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। दोनों में परिभाषा दी गई है, दोनों परिभाषाएं क्या सेम है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 36। अब हम देखते हैं आर्टिकल 37। भाग 4 में निहित नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, परंतु ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या कि जो हमारा न्यायालय है उसमें क्या इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। हम डीपीएसपी को हम कोर्ट में क्या केस नहीं कर सकते हैं, परंतु ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है, क्योंकि ये जो हमारे जो राज्य है उसको क्या डायरेक्शन देता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और आए। यहाँ से पहले ये यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जिसमें क्या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय निहित होगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं, ठीक, इस प्रकार का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय साथ हो, ठीक है।
फिर है ये आर्टिकल 38 का ए है, ठीक है 1, और ये आर्टिकल 38 का यहाँ पे सब क्लोज, आर्टिकल 32 का सब क्लोज 2 है ये, ठीक है। इसके आर्टिकल 38 के 2 में क्या है कि राज्य आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम से कम किया जाए। कि जो आय की असमानता है कि राज्य आय की असमानता कम करेगा और सुविधाओं की असमानता भी कम करेगा, कि सभी को क्या आय प्राप्त हो, हर कोई अपनी आजीविका हर कोई अपनी आजीविका के अकॉर्डिंग कमा सके, ठीक है। तो राज्य क्या आय की असमानता को कम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति कमा रहा है या किसी एक ही व्यक्ति के पास क्या मतलब सारी सुविधाएं एक ही व्यक्ति को प्राप्त है, तो ऐसा नहीं। राज्य क्या है कि जो सुविधाओं की असमानता है उसको कम करेगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों तक के जो सुविधाएं हैं सभी नागरिकों को प्राप्त हो, और जो आय की असमानता है उसको भी कम करेगा। आय की असमानता कम करने के लिए जैसे राज्य ने जैसे फॉर एग्जांपल आप मनरेगा ले सकते हो, ठीक है, जिसका नाम अब जी राम जी है, ठीक है, अब नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम अब जी राम जी है। तो उसमें क्या है कि जो हमारे अशिक्षित जो वर्ग के जो अशिक्षित लोग होते हैं उनको क्या इसमें पहले तो जैसे मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का, अब जी राम जी में क्या वो जो डेट है वो काम का जो वर्क डे है वो बढ़ा दिया है, वो कितना कर दिया, अब 125 कर दिया है। तो जैसे कि इस प्रकार की सुविधा देना ताकि जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जो दूर कहीं नहीं जा सकते, तो उनको भी क्या राज्य इतनी कोशिश करेगा कि उन लोगों को भी रोजगार दे सके, ठीक है, ताकि आय की असमानता कम हो। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये था आर्टिकल 38। होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रही हूँ, थोड़ा तेज बोल रही हूँ, ठीक है, या कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा, ठीक है, कि राज्य की जो नीतियाँ हैं, ठीक है, उसका संचालन किस प्रकार करेगा, तो आर्टिकल 39 में दिया गया है। तो पहला क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार प्राप्त हो, कि जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों को ही क्या आजीविका के साधन प्रदान करना। ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों को ही जो आजीविका के साधन है वो केवल पुरुषों को ही प्राप्त है, महिलाओं को नहीं। तो राज्य ऐसा मतलब वो करेगा, ऐसा काम करेगा कि जिससे क्या जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों को ही आजीविका के साधन प्राप्त हो। फिर सेकंड है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि सामान्य हित को सबसे अधिक लाभ हो। कि जो भौतिक संसाधन है, जो हमारे भौतिक संसाधन है, जैसे कि ज़मीन है, कोयल है, और जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि जो हमारे भौतिक संसाधन है, ये भौतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना, ठीक है, कि किसी एक के पास ना रहे, उसका सबके पास उसका वितरण इस प्रकार करना कि वो सबको प्राप्त हो, हर कोई क्या उसको यूज़ कर सके। इस प्रकार से क्या जो भौतिक संसाधन है उनका वितरण करना, ठीक, ताकि जो सामान्य हित को भी क्या सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार वितरित करना भौतिक संसाधनों का। फिर इसी में थर्ड है आर्टिकल 39 का, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाए कि धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में न हो जिससे सामान्य हित को हानि हो। कि जो धन का संकेंद्रण है, कि धन का संकेंद्रण राज्य को यह कर्तव्य है कि वो धन के संकेंद्रण को रोके, कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा है धन एकत्रित ना हो, ठीक। तो ये राज्य का ऐसा कि राज्य जो नीतियाँ जो पॉलिसीज़ बनाए वो इस प्रकार की न हो कि वो केवल किसी एक ही व्यक्ति को लाभ दे, किसी एक ही व्यक्ति के पास वो धन का संकेंद्रण हो। राज्य इस प्रकार की जो नीतियाँ बनाए कि धन का संकेंद्रण ना हो, धन के संकेंद्रण को रोके, और जो धन है, ठीक, उसका क्या मतलब सब में वितरण हो, समान वितरण हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि धन का संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में न हो जिससे सामान्य हित को हानि हो, ठीक है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। सोचो अगर एक ही व्यक्ति के पास अगर सारा धन का संकेंद्रण होगा तो फिर तो उसी की मनमानी होगी, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या
कि राज्य ऐसी नीतियाँ, ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे धन का संकेंद्रण ना हो। फिर है पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। कि एक ही वर्क प्लेस है, ठीक, एक ही वर्क प्लेस है और एक ही काम, ठीक है, सेम काम क्या मेल कर रही है और वही काम क्या फीमेल कर रही है। तो राज्य इस प्रकार की जो पॉलिसीज बनाए, नीतियाँ बनाए, जिससे क्या इन दोनों को ही क्या जो समान काम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को ही समान काम के लिए क्या समान वेतन मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेल है तो इसको वेतन ज़्यादा मिल रहा है और फीमेल है तो उसको वेतन क्या कम मिल रहा है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की नीति बनाए कि जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। फिर है आर्टिकल 39 का 5, बच्चों तथा युवकों की शक्तियों, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या है, श्रमिकों का, यहाँ पे जो आएगा वो है श्रमिकों का स्वास्थ्य है कि कि राज्य इस प्रकार के जो नियम कानून बनाए कि जिससे श्रमिकों का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। जैसे कि जो वर्क प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे श्रमिक काम करते हैं वहाँ पे जैसे क्या पानी हवा की व्यवस्था हो, फर्स्ट एड है, ठीक है, इस सब की क्या व्यवस्था हो, इस प्रकार की क्या जो राज्य कर्तव्य है कि श्रमिकों का ऐसी जो सुविधाएं वो प्रदान करे। फिर है लास्ट, बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ स्वस्थ विकास के अवसर मिले तथा उन्हें शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण मिले। कि राज्य एक स्वस्थ विकास के जो बच्चों हैं, ठीक है, बच्चों का स्वस्थ विकास के अवसर राज्य का प्रदान करे, जैसे स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, अब बच्चों का जो शोषण होता है उस पर क्या रोक लगाना। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या है कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। आर्टिकल 38 के 2 में क्या है कि राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम से कम करेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 39 में 6 प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से हैं। पहला क्या है, जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों को समान आजीविका के साधन प्रदान करना। दूसरा क्या है, जो भौतिक संसाधन हैं उनका क्या समान वितरण करना। तीसरा क्या है, धन का संकेंद्रण को रोकना। चौथा क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक, पांचवा क्या है, श्रमिकों का स्वास्थ्य। फिर छठा क्या है, बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ स्वस्थ विकास के अवसर मिले तथा उन्हें शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण मिले। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से 39 तक था। अब हम आगे देखते हैं। फिर है आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 के ए में क्या है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि न्याय प्रणाली समान रूप से कार्य करे और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं या और किसी रीज़न से कि जो वकील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है वकील करने का, जो वकील नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो उनको क्या न्याय मिल सके, इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वो राज्य कि उन लोगों को क्या निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया था, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इसका ले सकते हैं, जैसे कि लोक अदालत है। ठीक है, लोक अदालत है, इस प्रकार क्या आप इसको, सॉरी ये मैंने कहीं और लिख दिया है। ठीक, जो लोक अदालत है, फॉर एग्जांपल आप लोक अदालत ले सकते हैं कि जहाँ पे क्या निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 के ए में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता। जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे ताकि वो उनको भी न्याय प्राप्त हो सके। फिर आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना
और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करे ताकि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें शक्तियाँ और अधिकार देना ताकि वे स्वशासन के इकाई के रूप में कार्य कर सके, मतलब वो स्वशासन के कार्य वो कर सके। ठीक है, इसलिए उनको क्या अधिकार प्रदान करना, शक्तियाँ प्रदान करना। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में ही। ठीक है, फिर है आर्टिकल 41। क्योंकि ये रिवीजन पर्पस से ही क्लास है, ठीक है, तो ये क्लास मतलब थोड़ा जल्दी में आपको लग सकता है, ठीक है, कि स्पीड में है, तो ये रिवीजन पर्पस से ही ये क्लास है। ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 कहता है काम और शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगार, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करेगा। कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, कि राज्य की जो आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार राज्य ये प्रयास करेगा कि वो लोगों को शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, शिक्षा प्रदान करे, रोजगार दे, जो वृद्धावस्था है उनके लिए भी कुछ नियोजन करे, कुछ करे, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति हैं उनको जैसे कि निःशुल्क वो सेवा देना, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, जैसे जो दिव्यांगजन है जैसे उनको आरक्षण देना, या फिर जैसे उनको व्हील चेयर वगैरह जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या उनकी सहायता करना। ठीक है, तो आर्टिकल 39 में क्या है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को काम दे। ठीक है, लोगों को रोजगार दे, उन्हें शिक्षा का अधिकार दे, और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्रदान करे, जो वृद्धावस्था है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको क्या वृद्धावस्था पेंशन दे, और जो बीमार व्यक्ति हैं, ठीक है, बीमार व्यक्ति को जैसे कि निःशुल्क सेवा जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप देखते हो तो वहाँ पे जैसे फीस जो पर्ची कटती है उसकी फ़ीस भी बहुत कम रहती है, और इलाज भी क्या फ्री में हो जाता है। और दिव्यांगता की स्थिति में जैसे कि जो हमारे दिव्यांगजन है, ठीक है, जैसे उनको व्हील चेयर वगैरह देना, आरक्षण देना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या उनकी सहायता करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 39A से 41 तक भी पढ़ लिया है। ठीक है, दोबारा एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्या है। आर्टिकल 39A में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जो व्यक्ति हैं उनको क्या निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, और ग्राम पंचायतें जो हैं उनको क्या शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना ताकि वो स्वशासन की इकाई में काम कर सके। ठीक है, स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। फिर आर्टिकल 41 में क्या है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार क्षमता के अनुसार जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्रदान करें। ठीक है, लोगों को शिक्षा प्रदान करे, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको क्या वृद्धावस्था पेंशन दे, और जो दिव्यांगजन है उनको भी क्या सहायता प्रदान करे, जैसे व्हील चेयर वगैरह हो गई या फिर आरक्षण देकर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 42 में क्या है? मानवीय कार्य दशाएं और प्रस्तुति सहायता। मानवीय कार्य दशाएं जैसे कि जहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, ठीक, वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था होना, पंखे की व्यवस्था होना, लाइट होना। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है व्यवस्थाएं प्रदान करना। सामान्य जो मानवीय कार्य दशाएं हैं, ठीक है, वो प्रदान करना है कि जो उनका कार्यस्थल है, जो भी श्रमिक है, कि उनको उनके कार्यस्थल पर पानी की व्यवस्था हो। ठीक है, उन्हें पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए लाइट हो। ठीक है, और हवा की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये हो गया मानवीय कार्य दशाएं। फिर है इसी में यह फिर प्रस्तुति सहायता प्रदान करना। प्रस्तुति सहायता कैसे? कि जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं,
ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान उन्हें क्या पेड लीव देना, ठीक है, उन्हें पेड लीव देना, जो गवर्नमेंट जो उन्हें 26 वीक्स का जो पेड लीव देती है, ठीक है, इस प्रकार से क्या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको क्या सहायता प्रदान करना, प्रस्तुति सहायता। ठीक है, फिर आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन और शालीन जीवन स्तर, कि राज्य का प्रयत्न होगा कि वह सभी कामगारों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन और शालीन जीवन स्तर और तथा अवकाश और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित करे। इसका मतलब यह है कि राज्य ये कोशिश, ये राज्य को ये प्रयास राज्य प्रयास करेगा कि जो श्रमिकों को जो श्रमिक हैं उनको क्या मतलब इतना वेतन मिले जिससे क्या वो अपना जीवन वो एक बेहतर जीवन जी सके। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसके खाने पीने तक ही सीमित हो, खाने पीने के अलावा भी एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए क्या एक बेटर लाइफस्टाइल वो जी सके, ठीक, उसके लिए क्या उसको इतना वेतन मिलना चाहिए। ये राज्य ये सुनिश्चित करेगा, इसका प्रयास करेगा कि जो कामगार हैं, जो भी हमारे श्रमिक हैं, उनको इतना वेतन मिले कि वो अपने एक बेहतर जो लाइफस्टाइल है उसको जी सके। और उन्हें जैसे जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं उन पे क्या उनको छुट्टियाँ मिल सकें। ठीक है, तो राज्य क्या ऐसे जो प्रयास करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जो पूरे भारत में यानी पूरे देश में क्या कि एक ही कानून होगा। ठीक है, जैसे पहले है कि हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ऐसे नहीं, कि पूरे भारत में एक ही कानून हो और सभी धर्मों के लिए हो। ऐसा नहीं कि सभी धर्म के लिए मतलब अलग अलग कानून हो, नहीं, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जो सभी धर्मों पर लागू होगा। ठीक, उसके लिए क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जो कि अभी लागू भी हुआ है उत्तराखंड में 2024 में ही लागू हुआ है यूसीसी। उससे पहले जैसे गोवा में क्या पहले से ही था, जब पुर्तगाली थे यहाँ हमारे देश में, ठीक, उनके समय से ही क्या गोवा में यूसीसी लागू है, तब से ही। ठीक है, सभी नागरिकों धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना के लिए समान कानून बनाना सभी धर्मों के लिए। ठीक है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि मामलों में क्या एक समान संहिता लागू करना। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 42 में क्या है, मानवीय कार्य दशाएं प्रदान करना, जैसे कि जो कार्यस्थल है वहाँ पे श्रमिकों के लिए पानी की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। दूसरा, प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स है और जो वर्किंग है, ठीक है, उनको क्या पेड लीव देना, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम और डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, फिर क्या है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन और शालीन जीवन स्तर, कि श्रमिकों को इतना वेतन मिलना चाहिए कि वो एक बेहतर अपना लाइफस्टाइल है उसको जी सकें, और साथ ही उनको छुट्टियां भी मिलनी चाहिए। जैसे जो हमारे सांस्कृतिक जो अवसर हैं, जैसे कि हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे क्या उनको छुट्टियां मिले ताकि वो भी उन अवसरों का अनुभव कर सके। ठीक है, फिर आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, पूरे देश में क्या यूसीसी लागू करना। उत्तराखंड में क्या 2024 में लागू हुआ है यूसीसी, और जो गोवा है उसमें क्या पुर्तगालियों के समय से ही वहाँ पे यूसीसी लागू है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। अच्छा, ये जो था आर्टिकल ये 44 यूसीसी, इसका एक बहुत फेमस केस है साहबानो केस। ठीक, साहबानो केस इसका एक बहुत फेमस केस है, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ ले। ठीक, साहबानो केस ये बहुत फेमस केस है इस आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो यह याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और अभी जो अभी एनटीपीसी यूसी सीबीटी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें DPSP से क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, तो
अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में देखो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही, जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, संविधान संशोधन से भी। तो ये दोनों क्लास में पहले ले चुकी हूँ। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अब आज हम पढ़ रहे हैं और DPS भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या है, बालकों के लिए शिक्षा और देखभाल। 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना। कि जो हमारे 6 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रारंभिक देखभाल, जैसे कि क्या, एक फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में क्या है, जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में जाते हैं। वहाँ उनको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, पढ़ाया जाता है, उनको बेसिक चीज़ें उनको सिखाई जाती है। और वहाँ पे उनको क्या मिड डे मील भी उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि बालकों के लिए शिक्षा और देखभाल लाइक आंगनवाड़ी। ठीक है, इसे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इससे पहले यहाँ जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में ये था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जिसे बाद में क्या संशोधन करके ये 86वां संविधान संशोधन करके उसे आर्टिकल 21 के ए में जोड़ दिया गया। और यहाँ पे हमने क्या, फिर जो 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनके लिए क्या यहाँ पे प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है कि जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों का संरक्षण। कि जो हमारे SC ST और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको क्या एजुकेशन और आर्थिक रक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो सामाजिक अन्याय जो उनके साथ होता है, जो सामाजिक अन्याय होता है, जो शोषण होता है, ठीक है, उससे क्या उनकी रक्षा करना। ठीक है, सामाजिक शोषण जैसे आप समझ सकते हो, जो SC ST के जो वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ मतलब बहुत ब्रुटली बिहेव किया जाता है, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, करना नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी जो गांव वाले जो एरिया हैं, ठीक है, हर जगह नहीं है अब तो, मतलब काफ़ी मतलब बहुत सुधार है, लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत पीक पे हुआ करती थी। ठीक है, आपने देखा भी होगा। पर अब जैसे छुआछूत करना उनके साथ, ठीक है, मतलब भेदभाव करना, उनका अपने साथ बैठने नहीं देना, अपने सामने से गुजरने नहीं देना, जैसे तालाबों पर जाने नहीं देते थे, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देते। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या एक शोषण है। ठीक है, तो इन शोषण को रोकना, ठीक है, इन शोषण से संरक्षण प्रदान करना, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। कि जो हमारी जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको का संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, फिर आर्टिकल 47, पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार और लोक व्यवस्था का संवर्धन। कि राज्य कर्तव्य है कि वे पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करे, लोक व्यवस्था को बेहतर बनाए और नशा करने वाले पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करे। पहला क्या है कि राज्य की जो पोषण स्तर है, कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पोषण स्तर में सुधार करे, जिससे क्या जीवन स्तर में सुधार हो। जब पोषण स्तर में जब सुधार होगा तभी क्या है हमारे जीवन स्तर में भी सुधार होगा। फिर है लोक व्यवस्था को बेहतर बनाने के जो नशा है, ठीक है, जो पेय पदार्थ है, जैसे जो लीकर है, ठीक है, जो लीकर जो पदार्थ है उन पे क्या प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, जिससे क्या है कि लोक व्यवस्था प्रभावित न हो, ना ही लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य का प्रयत्न होगा कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करे। राज्य का कर्तव्य है कि जो हमारा जो कृषि है, ठीक है, जो कृषि और पशुपालन है उसमें क्या आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करें, मतलब कि ऐसे मतलब इनोवेशंस वगैरह करें। ठीक है, ऐसे मतलब कर्तव्य करें जिससे क्या हमारे जो कृषि है, ठीक है, कृषि में सुधार हो, ठीक है, पशुपालन में सुधार हो। ठीक है, पशुओं की नस्लों को सुधारने और उनके संरक्षण के उपाय करें। कि जो पशुओं की जो नस्लें हैं, पशुओं की नस्लों में सुधार करना, ठीक है, उनका संरक्षण के उपाय करना, जैसे कि जो गौ हत्या हमारे यहाँ बहुत होती है, ठीक है, तो उस गौ हत्या को रोकना। ठीक है, तो इसमें क्या है उसके संरक्षण के उपाय करें, जैसे कि गौ हत्या को रोकना और उनके नस्लों में सुधार करना। ठीक, फिर आर्टिकल 48 का ए, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का
संरक्षण। राज्य का प्रयत्न होगा कि पर्यावरण की रक्षा करे और सुधार करे। ठीक है, देखो ये तो राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे, लेकिन इसके साथ साथ क्या हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दें। ठीक है, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करें, उनके संवर्धन के लिए प्रयास करें। कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करे, जो हमारे जंगल हैं उसकी रक्षा करे, और जो भी वन्य जीव है उनकी भी रक्षा करें। देखो वन्य जीव जब ही सुरक्षित रहेंगे जब हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तो जंगल ही काटे जा रहे हैं तो वन्य जीव कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए क्या हमें जंगल को भी बचाना हमें ज़रूरी है। फिर आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना। राज्य सुनिश्चित करेगा कि जो स्मारक स्थान या वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व की हैं उनकी रक्षा की जाए। कि जो हमारे जो स्मारकें हैं जैसे ताजमहल है, इंडिया गेट है, लाल किला है, ठीक, ये जो हमारे स्मारकें हैं इनकी क्या रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। उनको क्षति विनाश हटाए जाने आदि से बचाया जाए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, होगा नहीं मतलब राज्य कर्तव्य है ये। फिर आर्टिकल 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 50 से याद रखना 50-50 कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, पृथक करना, ताकि हमारा जो न्यायालय है ठीक है वो क्या स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और न्यायालय के जो निर्णय है उसमें क्या पारदर्शिता आए। ठीक है, इसलिए क्या है कि न्यायालय की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, राज्य का प्रयास होगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग किया जाए, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर। इससे न्याय प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहती है। फिर है आर्टिकल 51, डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य का प्रयास होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करें, विवादों को समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करने का प्रयास करें। ठीक, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है। आर्टिकल 36 में हमने क्या पढ़ा था कि राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है। आर्टिकल 37 में है कि राज्य की जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल होंगे। फिर आर्टिकल 38 के 2 में क्या है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम से कम किया जाए। कि जो आय की जो असमानता है उसको क्या राज्य कम से कम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल जी राम जी, उसके द्वारा क्या लोगों को रोजगार प्रदान करना। फिर आर्टिकल 39 में क्या 6 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार हो। ठीक है, दोनों को क्या समान अधिकार प्रदान करना आजीविका के साधनों का। दूसरा क्या है, जो भौतिक संसाधनों है कि हमारे जो भौतिक संसाधन है ठीक है उनका न्याय संगत क्या न्याय वितरण करना। फिर है कि तीसरा क्या है, धन के संकेंद्रण को रोकना। चौथे में क्या है, समान काम के लिए समान वेतन पुरुष महिला दोनों को। फिर है श्रमिकों का स्वास्थ्य है। लास्ट है बच्चों का स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। ठीक, ये आर्टिकल 39 तक हुआ। फिर आर्टिकल 39A में क्या है कि जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करना ताकि स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। आर्टिकल 41 में क्या है, काम, शिक्षा और तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार, जैसे कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षा प्रदान करना और जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं ठीक है उनको वृद्धावस्था पेंशन देना। ठीक, इस प्रकार की क्या सहायता प्रदान करना। फिर आर्टिकल 42 में हमने क्या देखा था कि मानवीय कार्य दशाएँ और प्रस्तुति सहायता। कि मानवीय कार्य दशाएँ जैसे कि जो श्रमिक हैं ठीक है जहाँ पे वो काम करते हैं, चाहे फिर वो कंपनी हो मतलब कहीं पे भी जहाँ पे वो काम करते हैं, उनके कार्यस्थल पर क्या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब हवा की व्यवस्था होनी चाहिए और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए।
फिर जो महिलाएं हैं उनको प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, जैसे कि जो वर्किंग वुमेंस हैं उनको जैसे पेड लीव देना प्रेगनेंसी के टाइम पे, और डिलीवरी के टाइम पे क्या उनको पेड लीव देना। ठीक है। और साथ ही आप इससे को जो हमारी जो महिलाएं हैं जैसे उनको क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे जो डिलीवरी कराई जाती है फ्री डिलीवरी, ठीक है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हो प्रसूति सहायता में, कि क्या राज्य ही तो प्रसूति सहायता में ये सहायता प्रदान करना है कि जो हमारी जो महिलाएं हैं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो डिलीवरी कराती हैं तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ठीक है। फिर जीवन निर्वाह, फिर आर्टिकल 43 में क्या पढ़ा था कि राज्य कम से कम इतना वेतन मतलब इतना कि राज्य का मतलब राज्य ये प्रयास करेगा कि वो इतना वेतन प्रदान करे ताकि जो जीवन स्तर है, ठीक है, ताकि जो जीवन स्तर है उसमें क्या कि जो जीवन स्तर है वो अपना बेहतर कर सके, इतना क्या उसको निर्वाह योग्य वेतन देना। फिर आर्टिकल 44 में क्या था, वो यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करना पूरे भारत में सभी धर्मों के लिए एक कानून। फिर आर्टिकल 45 में क्या पढ़ा था हमने, बालकों के लिए शिक्षा और देखभाल लाइक आंगनवाड़ी। फिर आर्टिकल 46 में क्या है कि जो हमारे अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर जो वर्ग हैं, ठीक है, उनको क्या शिक्षा प्रदान करना और आर्थिक शिक्षा और आर्थिक रक्षा प्रदान करना, और साथ ही उनका जो शोषण होता है, ठीक, उससे क्या उनकी रक्षा करना। फिर आर्टिकल 47 में क्या पढ़ा था हमने कि पोषण स्तर जीवन स्तर में सुधार और लोक व्यवस्था का संवर्धन करना, कि राज्य का ये प्रयास करेगा कि राज्य कर्तव्य है कि वो पोषण स्तर में सुधार करे, और पोषण स्तर में जब सुधार होगा तो जीवन स्तर में भी सुधार होगा। फिर आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, कि जो राज्य है, ठीक है, इस प्रकार के मतलब जैसे एग्रीकल्चर जो पशुपालन है उस प्रकार के मतलब इनोवेशंस वगैरह करें कि जो मॉडर्न तरीके से और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो क्या है हमारा एग्रीकल्चर है उसमें भी सुधार कर सके, एग्रीकल्चर को हमारा बढ़ाया जा सके, और जो हमारा पशुपालन है उसमें भी सुधार हो। ठीक है। फिर आर्टिकल 48 में क्या है, पर्यावरण वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना ये राज्य प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 49 में क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं वस्तुएं हैं उनकी रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 50 में क्या था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना 50-50। फिर आर्टिकल 51 में हमने क्या पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये हमने जो हमारा डीपीएसपी है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखो समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ये क्या, जब हमारा संविधान बना था तब संविधान में हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, लिखा नहीं गया था। इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया, इसे भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। भाग 4 ए में जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A। ठीक, आर्टिकल 51 हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने आर्टिकल 51 ये पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था डीपीएसपी में। और आर्टिकल 51A में क्या है, ठीक है, ये आर्टिकल 51A में क्या जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो दिए हुए हैं। ठीक, और इसे किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था 1976 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल 51 का ए में क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारा जो संविधान है हम उसका पालन करें, हमारे जो आदर्श है तथा उसके जो आदर्श है और संस्थाएं हैं और हमारा जो राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है उसका आदर करें। फिर है आर्टिकल 51 के बी में क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ददात आदर्शों को हृदय में सजोएं, उनका पालन करें। कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने आंदोलन करे हैं कि हम उनका हम आदर्श करें। ठीक है, उनको क्या अपने हृदय में सजोए रखें। फिर आर्टिकल 51 के सी में क्या है,
भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे जो देश की एकता और अखंडता है वो अक्षुण्ण हो। ठीक, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा हो। ठीक, फिर हम फिर आर्टिकल 51 के डी में क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, जब अगर सरकार बुलाती है, ठीक, जैसे कोई युद्ध वगैरह हो जाता है उस टाइम अगर सरकार बुलाती है तो उस टाइम पे क्या हमें राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। फिर आर्टिकल 51 का ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना विकसित करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कि मतलब हमें समान भातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। ये जो धर्म, भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है इसको क्या रोकना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही में इसमें एक और चीज़ है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जो महिलाएं हैं कि मतलब हमें ऐसे जो प्रथाएं हैं, हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जैसे कि पहले सती प्रथा होता था, ठीक है, तो इन प्रथाओं का क्या त्याग करना। नेक्स्ट है फिर आर्टिकल 51 का एफ, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारे समृद्ध मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का मूल्य जाने और उनका संरक्षण करे। कि हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण हम करें, यह हमारा क्या कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 51 का जी में क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और संवर्धन करे, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। देखो, जो इन्वायरमेंट की रक्षा करना, ये कहाँ था, ये हमने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ा है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कौन सा आर्टिकल में पढ़ा है, आर्टिकल 48 में, 48 के ए में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये राज्य का भी कर्तव्य है और ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही जो वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा करें। फिर आर्टिकल 51 का एच में क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हैं, अंधविश्वास वगैरह वाली चीज़ों पर क्या भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसी कोई चीज़ें नहीं चाहिए। फिर आर्टिकल 50 का आई, साधन संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्योंकि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम रक्षा करें, ठीक है, हिंसा से दूर रहे और हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उन्हें किसी प्रकार से हम क्या है कि उन्हें नष्ट ना करें। फिर आर्टिकल 51 का जे, व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे देश सदा प्रगति करे और नई उपलब्धियां हासिल करें। कि हमारे कर्तव्य है कि हम क्या जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब ये है कि हमें काम करना चाहिए। ठीक, हमें काम करना चाहिए, हमें इनोवेशंस वगैरह करने चाहिए। ठीक है, ये है। फिर आर्टिकल 51 के में क्या है, ठीक है, इसे क्या 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि जो अभिभावक है, जो माता पिता है, कि उनका एक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने दोनों ही कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कहीं से कोई डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जैसा वॉइस प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं अगर स्पीड अगर ज़्यादा है तो वो भी क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला। ऑप्शन ए क्या है, डीपीएसपी को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा, निर्देशक तत्व केवल आपातकाल में लागू होंगे। चौथा है, डीपीएसपी हमेशा मौलिक अधिकारों से ऊपर रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर बी, दोनों के
भी संतुलन आवश्यक है और वे एक दूसरे के पूरक है। ये केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया था। फिर है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा आर्टिकल 48 के ए में है। फिर किस अनुच्छेद के तहत राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 50-50, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50। फिर 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 44 इक्वल इक्वल, तो इसमें क्या है? पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है कि पूरे देश में क्या यूसीसी लागू करना, जो कि क्या सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और इसे कब जोड़ा गया? निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ये जो हमने पढ़ा था ये हमने आर्टिकल 39A में पढ़ा था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसका गठन करने का निर्देश दिया गया है? आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में हमने क्या पढ़ा था? हमने ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ा था। फिर आर्टिकल 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, क्लास स्टार्ट करने से जो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे उससे पहले मैंने आपको बताया था कि न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो कहाँ से ग्रहण किया है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। अभी तक तो जो हमने क्वेश्चन किए थे ये डीपीएसपी से रिलेटेड एमसीक्यू थे, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 4A में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में किस समिति की अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? किसके अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया था। फिर हम मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है इसको क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया था ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य, उससे पहले क्या 10 कर्तव्य थे, बाद में 46वां संविधान संशोधन करके 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या है कि जो हमारे माता पिता हैं, अभिभावक है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्यहीन अधिकार अस्थिरता और अनुशासनहीनता को जन्म देते हैं। ये कहाँ लिखा गया है? मतलब किस संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? तो ये जो उपयुक्त है ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एक मौलिक कर्तव्य है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा क्या है? ऑप्शन ए चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी समय पर भुगतान टैक्स का भुगतान करना, ऑप्शन सी संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, ऑप्शन डी पुलिस और प्रशासन की सहायता करना। तो देखो ये 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये हमने कहीं भी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने पढ़ा
नहीं है। क्या पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर्श करना सबसे पहला कर्तव्य ही हमारा ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया है? ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, आर्टिकल 51 ई में। आर्टिकल 51 ई में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना क्या है? ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने पहले टॉपिक्स कवर किए, उसके बाद हमने क्या एमसीक्यूज भी हमने कवर कर लिए हैं। होप कि आपको ये क्लास लगी हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।